राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और 3 दिसंबर को इसके परिणाम आने हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 25 नवंबर से लेके 3 दिसंबर का जो पीरियड है, यानी जो ग्रेस पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं, ये बेहद दिलचस्प है। इस दरमियान तमाम राजनीतिक दलों के समर्थक जो चुनावी प्रक्रिया में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनकी चर्चाओं का विषय फिलहाल चुनावी चर्चा है। कौन सत्ता पर काबिज होने वाला है? क्या राज बदलेगा राजस्थान में या रिवाज बदलेगा? इस तरह की तमाम जो चुनावी चर्चाएं तथा तमाम जो हलकों में जो प्रतिद्वंदी तथा समर्थक लोग इस बात पे अपनी गणित बिठा रहे हैं, इस बात पे अपनी समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर गलतियां हुई, कहां पर क्या मुद्दे रहे, कहां पर कौन जातिगत समीकरण के रूप में हावी हो रहा है। इन तमाम नुक्कड़ चौराहों पर इस बात का चर्चाओं का जोर है और इस बात की राजनीतिक सरमी से एक अलग तरह की गर्माहट महसूस की जा रही है। राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों में जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उनका बेहद गहरा इंपैक्ट होगा केंद्रीय राजनीति पर। दरअसल 2024 में आम चुनाव होने हैं और आम चुनावों से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम जो अन्य राज्यों में इस चुनावी परिणाम जो निकल के आने वाले हैं, उसको सत्ता के सेमीफाइनल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि इस प्रकार जो राजस्थान के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया के बाद में जो सत्ता पर काबिज होगा, उसकी बात और उसकी जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होगी, वो काफ़ी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी के संदर्भ में आज तमाम जगह इस बात की चर्चाएं हो रही हैं, एग्जिट पोल हो रहे हैं, तमाम प्रकार के जो लोग बातें इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि राजस्थान में इस बार सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। क्या गहलोत साहब दोबारा सत्ता को रिपीट कराने जा रहे हैं, या राजस्थान की जो रवायत है, जो रिवाज है कि हर 5 साल बाद यहाँ सत्ता परिवर्तित होती है, क्या ये रिवाज कायम रहेगा? राज और रिवाज के बीच में से जो रास्ता निकलता है, वो सत्ता के समीकरणों को साधता है, सत्ता तक गलियारों तक पहुंचाता है। तो इन तमाम बातों पे आज हम भी बात करेंगे, हम भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और तमाम चीज़ों को हम भी विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं दुर्गाशरण दुबे और आप देख रहे हैं चंबल डायरी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी निष्कर्ष पर जब पहुंचते हैं, तो तमाम प्रकार के तर्कों को कसौटी पर खरा उतारा जाता है। इस खरे उतारने की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से और साइंटिफिक तरीके से जब की जाती है, तो उसके जो परिणाम होते हैं, वे ज़्यादा संतोषप्रद होते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ वोटिंग ट्रेंड्स की, मैं बात कर रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज की। वोटिंग परसेंटेज को यदि ठीक तरीके से एनालिसिस कर लिया जाए, स्टैटिकल रूप से इसको सही तरीके से समझ लिया जाए, तो ये तमाम प्रकार के परिणामों को, तमाम प्रकार की जो सूचनाओं को विश्लेषित करने में बेहद सहायक होती है और एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करती है। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ इसलिए वोटिंग ट्रेंड के बारे में, वोटिंग परसेंटेज के साथ में पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ने कर उनकी जो तस्वीर एक सिनेरियो बनता है, उसको एक बड़े कलेवर में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल वैसे तो किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो केंद्रीय चुनाव हो, चाहे राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो या छोटे लेवल का चुनाव हो, तो हर चुनाव का एक अलग मिजाज होता है, अलग कलेवर होता है, अलग फ्लेवर होता है, अलग तेवर होता है, अलग अंदाज होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग नेता होता है, अलग समसामयिक विषय होते हैं। लेकिन फिर भी जो बुनियादी बातें होती हैं, जिनके आधार पर चीज़ों को विश्लेषित किया जाता है, उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं वोटिंग परसेंटेज की। वोटिंग परसेंटेज किसी भी चीज़ को विश्लेषित करने में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। यदि हम इसको 2018 के साथ में कंपेयर करें, 2018 में जो राजस्थान में वोटिंग विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज रहा, वो 74.7 रहा, जबकि इस बार ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और ये 75.4 हो गया है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ये चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज की जो वृद्धि हुई है, यानी बम्पर जो वोटिंग हुई है, कई जगह बड़ी बम्पर वोटिंग हुई है, लोगों ने जमकर वोट किया है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जनता का मिजाज क्या है, दरअसल जनता चाहती क्या है, जनता ने इतना ज़्यादा भारी मात्रा में वोट क्यों किया, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या सरकार की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, या वो सरकार के अपोजिशन में या अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उन्होंने काफ़ी मात्रा में वोटिंग की। इन तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है और इस बात से भी निर्भर करता है कि क्षेत्रीय दलों को या क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनकी स्थिति इस वोटिंग परसेंटेज के साथ में किस प्रकार कोरिलेटेड होती है, क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय नायक हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनकी भी राजनीति इस वोटिंग ट्रेंड और वोटिंग परसेंटेज से निर्धारित होती है। यदि 2023 के वोटिंग परसेंटेज को हम देखें तो 75.4 जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, वो काफ़ी मात्रा में रहा है, काफ़ी बड़ी वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग परसेंटेज का क्या कारण रहा है? क्या वो गहलोत सरकार की नीतियों से बहुत प्रभावित होकर वोट किया लोगों ने? क्या ओपीएस पेंशन से प्रभावित हुए हैं? चिरंजीवी योजना बहुत इम्पैक्ट डाला है? क्या जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है तथा जो गहलोत सरकार ने इस जो इलेक्शन को गहलोत केंद्रित जो इलेक्शन बना दिया था राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, वो क्या उससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं? इन तमाम चीज़ों के कारण उन्होंने बम्पर वोटिंग की है, या ये वोटिंग इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा और उनका जो व्यक्तित्व है और जो उनकी अपील थी कि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बने, इस बात को लेकर वोटिंग की है?
क्या महिला अपराध को लेकर वोटिंग हुई है, क्या पेपर लीक्स या लाल डायरी के मुद्दे पर वोटिंग हुई है, या जो अन्य जो समसामयिक मुद्दे थे उन चीज़ों को लेकर वोटिंग बढ़ी है। जब भी वोटिंग परसेंटेज किसी इलेक्शंस के अंदर बढ़ती है तो ये सत्ता पक्ष के लिए चिंता करने वाली होती है और विपक्ष को ये आश्वस्त करने वाली होती है। ऐसा ट्रेंड काफ़ी समय से एक चला आ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विपक्ष को सपोर्ट करने के लिए या सत्ता पक्ष से नाराज होकर लोगों ने जमकर वोटिंग की है। लेकिन ऐसा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हो, हर बार हो, हर दफ़े हो, ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को यदि हम एक पैटर्न के थ्रू समझें तो वहाँ पर हमें ये चीज़ पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलती है। बावजूद इसके ये विपक्ष को तो कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि एक ज़बरदस्त तरीके से जो वोटिंग हुई है, यानी कि आप समझिए कि जो नवंबर का महीना था वो चुनावी महीना था और ये ठीक अक्टूबर के बाद में आया और अक्टूबर के दिवाली के जस्ट बाद में ये जब फेस्टिव सीजन था, यानी कि इस दरमियान तमाम लोगों के यहाँ शादियाँ थी और एक प्रकार से इवेंट्स हो रहे थे, सेरेमनी थी तथा हर किसी के यहाँ कहीं न किसी रूप से शादियों का जुड़ाव था। किसी न किसी के यहाँ किसी मित्र की शादी हो रही है, किसी की रिश्तेदारी में शादी हो रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही है। खेती किसानी के लिए भी ये पीक टाइम था, लोग अपनी गेहूं की बुआई में व्यस्त थे और सरसों की जिसने बुआई कर रखी है उसमें पानी और इरिगेशन में वो व्यस्त थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जो बम्पर वोटिंग हुई है उससे जनता का मिजाज को समझा जा सकता है। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत के साथ में क्या चाहती है। क्या वो सरकार के साथ है या सरकार के विपक्ष के साथ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम विश्लेषित करेंगे। मैंने कुछ डाटा एकत्रित किया है। मैंने जो पिछले जो 5-6 जो चुनाव हुए हैं, 30 वर्ष के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, वोटिंग परसेंटेज रहा है, उसके साथ में जो सत्ता में जो सरकारें बनी हैं उसको कोरिलेटेड करने की कोशिश की है। हालांकि ये डाटा अप्रॉक्सीमेट है। यदि इस 5-6 चुनावों के इस डाटा को जल्दी से मैं यदि आपके सामने एक सूक्ष्म रूप से रखूं तो ये पैटर्न इस प्रकार देखने को मिलता है कि 1993 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 60.62 था और उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। और जब 1998 का जो इलेक्शन हुआ उस समय जो वोटिंग परसेंटेज था वो 73.4 था, यानी कि जो 3% की जो वोटिंग में बढ़ोतरी हुई उसके साथ में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई। वहीं 2003 के अंदर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 67.02 हो गया और उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आई। लेकिन 2008 में ये वोटिंग परसेंटेज जो लास्ट टाइम पे जो वोटिंग परसेंटेज था यानी 67 था उससे थोड़ा कम रहा। तो उस कंडीशन में भी यानी कि सत्ता का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस सत्ता पर आई। लेकिन यदि इसको चीज़ को देखें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब सत्ता परिवर्तन है, तो इस दरमियान वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी, बावजूद इसके सत्ता परिवर्तित हुई। तो इस बात की ये सूचना देती है कि हमेशा ये जो सिद्धांत है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो वो सत्ता परिवर्तन का इंगित करती है, सत्ता परिवर्तन का संकेत देती है। ये कई जगह कई बार ये मुफीद नहीं बैठता है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं तो 2013 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 75 हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। वहीं 2018 में 74.7% जो ट्रेंड रहा, वोटिंग परसेंटेज रहा, उसके साथ में कांग्रेस आई और फिर देखा जाए तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी सी गिरावट हुई है और बावजूद इसके सत्ता में परिवर्तन हुआ है। और 2023 में जो आंकड़े हमें बताए जाते हैं वो 75.4 बताते हैं, यानी थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि यानी कि वोटिंग परसेंटेज में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है इसका मतलब सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बावजूद इसकी सत्ता परिवर्तित हो रही है। तो ये बात तो निश्चित इसमें एक लंबे समय से पैटर्न में राजस्थान के संदर्भ में देखने को मिल रही है कि हर 5 साल बाद में यहाँ का मतदाता सरकार बदलने के लिए वोट करता है, यानी कि सरकारें बदलती हैं। ये मिजाज तो राजस्थान का कम से कम देखने को मिलता है। वहीं एक चीज़ और देख लेनी जरूरी है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें फ़ायदा होता है, वो लंबे मार्जिन से आती है। वहीं जो कांग्रेस को जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है और क्षेत्रीय दलों को या अन्य दलों को, निर्दलीयों को जब वोट काफ़ी मात्रा में मिलता है और वो सत्ता में आते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, तो उस समय कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाती दिखती है। दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि सत्ता पक्ष के लिए कम वोटिंग होना या लगभग पिछले साल के बराबर वोटिंग होना, ये उसको ज़्यादा इस बात के लिए मुफीद रहता है, इस बात को ज़्यादा अच्छे से इंडिकेट करता है कि वो परिवर्तन की लहर उसमें कमतर जनता के भीतर देखने को मिल रही है। तो एक प्रकार से ये प्राथमिक संकेत देता है कि 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपर एज में और वो शायद सरकार बनाने की कंडीशंस में आ सकती है, उसको एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, बम्पर वोटिंग भी हुई है। और एक चीज़ और इसके बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस बार युवा वोटरों ने जमकर वोटिंग की है, बम्पर वोटिंग की है। युवा वर्ग जो पहली बार वोटिंग कर रहा है, उनके जो वोट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट
अपने मैसेज को लेकर आते हैं। युवा वर्ग किस बात पे वोट करता है? अपने करियर को लेकर करता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर करता है, बदलाव को लेकर करता है, अपनी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध करता है, तथा इन तमाम चीज़ों को यदि हम देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा मतलब उसको मुफीद होता हुआ, ज़्यादा उससे मतलब कोरिलेटेड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये बात अभी भविष्य के गर्भ में है कि उनके वोट किसको गए, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है कि युवा वोटर बदलाव के लिए, कैरियर को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर वोट करता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक का मसला हो या अन्य जो मुद्दे हों जो एग्जाम से रिलेटेड हो, और जो एग्जाम एजेंसी से लेकर जो तमाम जो मसले खड़े हुए थे, उन चीज़ों को लेकर एक नई संभावना, एक नई चीज़ें पैदा कर दी थी। शायद इसका इम्पैक्ट युवा वोटरों पर पड़ा हो, लेकिन मैं इस बात को शर्तिया नहीं कह सकता कि युवा वोटरों ने किस बात को लेकर वोट किया, लेकिन ये बात अवश्य है कि युवा वोटर जब भी बड़ी तादाद के अंदर वोटिंग करता है तो उसका इम्पैक्ट सत्ता पक्ष के लिए थोड़ा चिंतित करने वाला होता है। यदि बहुत जल्दी इस इलेक्शंस के अंदर चुनावी मुद्दों को देख लिया जाए जिसका इम्पैक्ट वोटिंग पर जरूर पड़ता है, तो ओपीएस स्कीम है, चिरंजीवी योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की गहलोत साहब की योजनाएं, 7 गारंटी की योजनाएं, तथा जो सिलेंडर को उन्होंने 500 रुपये में जो किया, और वो जो बीपीएल लोगों के लिए जो अन्य सुरक्षा योजनाएं, खाद्यान्न की जो अन्य योजनाएं, तथा अन्य जो सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाएं हैं, उनको लेकर वो इलेक्शन लड़े। वे इस बात को लेकर भी इलेक्शन लड़े कि वे राजस्थान के अंदर अपनी गांधीवादी छवि को लेकर लड़े। वे गहलोत केंद्रित उन्होंने इलेक्शन बना दिया, यानी कि अब शुरुआत से 2018 से लेकर हम देखते हैं कि 2023 तक गहलोत आधारित ये पूरा सरकार हो गई, और इसमें गहलोत जी पूरे डोमिनेंट तरीके से मोदी साहब के समकक्ष होकर उनसे वो फाइट करते हुए दिखे। अब यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दों को देखें तो हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा रहा है, कन्हैया लाल भी मुद्दा रहा, पेपर लीक के मसले को भी उन्होंने बड़ी पुरजोर से उठाया है, साथ में जो लाल डायरी वाला मुद्दा है, करप्शन वाला मुद्दा है, तथा अन्य जो तमाम मुद्दे हैं, जो ध्रुवीकरण वाला भी एक प्रकार से चीज़ें होती हुई दिखी। तो इन चीज़ों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसने जो कांग्रेस सरकार की जो खामियां हैं, उन तमाम चीज़ों को जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन यदि इस इलेक्शंस को देखा जाए तो कांग्रेस भी बिखरी नजर आई इस पूरे टाइम पर, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कई धड़ों में अपने आप को प्रस्तुत करा, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने मतदाताओं के सामने अपने आप को समेटने की कोशिश की, एक विजन के साथ में प्रस्तुत होने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी देर हो गई। पायलट गहलोत का विवाद किसी से छुपा नहीं था। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भी जो अन्य धड़ों में बटे होने की जो खबरें आ रही थी, उन तमाम चीज़ों को अन्य गुटों में जो एक प्रकार से गुटबाजी हो रही थी, उन चीज़ों को लेकर भी मतदाता के ऊपर जरूर मनोवैज्ञानिक रूप से इसका प्रभाव पड़ा होगा। यदि इसके साथ साथ में बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान, जहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और मतलब लगभग भारतीय जनता पार्टी को बांध दिया था, इस बार ऐसा शायद होते हुए नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूर्वी राजस्थान एक अच्छा सीन प्रस्तुत कर सकती है। वहीं और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिन पर बात हो सकती है, लेकिन अगर प्राइमा फेशिया यदि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपर एज में दिख रही है, वो सरकार बनाने की स्थिति में होती हुई दिख रही है। और इस बात पर भी बहुत ज़्यादा कुछ निर्भर करता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, अन्य जो निर्दलीय रूप से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बागी उम्मीदवार हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, जो बेनीवाल साहब की पार्टी से हैं, वे लोग भी अच्छी तरीके से लगभग 25 से अधिक सीटों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब 25 से अधिक सीटों पर अन्य जो क्षेत्रीय दल या छोटी पार्टियां जो छत्रप हैं, वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं या अच्छे वोट बटोरते हैं या अपनी सीटों को बढ़ाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि किसी भी दल को बहुत बड़ी मेजोरिटी में जो विक्ट्री मिलने की संभावना को ये कम करता है। और ये चीज़ें कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुफीद होती हैं, क्योंकि अंतोतगतवा ये हमें देखने को ट्रेंड्स के अंदर देखने को आया है। जब भी क्षेत्रीय दल या निर्दलीय लोग जब भारी संख्या में जीतते हैं तो उस समय कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में ज़्यादा कंफर्ट फील करती है, लगभग उस समय सरकार बना ही लेती है। तो ये यदि देखा जाए, इस ट्रेंड के नज़रिए से देखा जाए, तो ये एक प्रकार से एक बड़ी विक्ट्री को तो नहीं बताता है, लेकिन बहुमत के आंकड़े जो मैजिक फिगर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ तक ये खड़ी होता हुआ बताता है। और ये बताता है कि ये 100+ जो भारतीय जनता पार्टी को सीट्स मिल सकने की संभावना को दर्शाता है। मेरा यदि व्यक्तिगत आकलन यदि इन तमाम चीज़ों को लेकर देखा जाए तो ये 105 सीट्स के करीब भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शंस में अपने जीत सकने की क्षमताओं में शुमार करती है। इसको देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटिंग जमकर हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है। शहरी क्षेत्रों में जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, जबकि ग्रामीण इलाकों पर अभी भी कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखती है, लेकिन बावजूद इसके जो बड़ी हुई वोटिंग है, चाहे राजस्थान का रवायत रही है, राज और रिवाज के बीच का जो रास्ता है, या अन्य जो इस बार जो अनेक दड़ों में जो कांग्रेस बटी हुई थी और
अलग अलग धड़ों में बंटने के बाद में जो क्षेत्रीय छत्रप और उनका एक अलग तरीके से उभार हुआ है, लोगों का एक विश्वास अलग तरीके से बढ़ा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का और ज़बरदस्त उन्होंने जो कैंपेनिंग की है राजस्थान के अंदर, उन्होंने काफ़ी सारी सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, अमित शाह ने किए हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने की है। तो इन तमाम चीज़ों का जो एक प्रकार से ध्रुवीकरण भी हुआ है, एक सामाजिक एक प्रकार से जो वोटिंग का एक पैटर्न में एक अलग तरीके से कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो उन तमाम चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बातें और दिलचस्प बातें 3 दिसंबर को इसका पूरा पता लगेगा। लेकिन बावजूद इसके इन तमाम चीज़ों का यदि समग्र विश्लेषण किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपर एज है, वो सुखद स्थिति में दिखाई दे रही है। बावजूद उसने उतनी शायद जो मुद्दों को उस प्रमुखता से नहीं उठाया, बावजूद इसके कांग्रेस गहलोत केंद्रित हो गई थी दरअसल। उसको उसके जो डोटासरा पूरे इलेक्शंस के अंदर बहुत कम हमें एक्टिव दिखाई दिए। सचिन पायलट ने भी अपनी सीमित सभाएं की, हालांकि उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रयोग किया होगा, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से एक जनता देखना चाहती थी, एक यूनाइटेड तरीके से उसको देखना चाह रही थी, और जो चुनावों से पहले जो विवाद हुए थे कांग्रेस के अंदर, उन तमाम चीज़ों ने भी इम्पैक्ट डाला है। इन तमाम चीज़ों को यदि समग्र रूप से विश्लेषित किया जाए, एक रूप में बाइंड अप किया है, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 की इस इलेक्शंस के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में हो सकती है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जगह पर कैसा कैसा प्रदर्शन रहा है, पूर्वी राजस्थान में क्या क्या रहा है, पूर्वी राजस्थान के जो धौलपुर जिले, भरतपुर जिले, करौली है, सवाई माधोपुर, अलवर है, इन जिलों के अंदर जो राजनीतिक दलों का क्या प्रदर्शन रहा है, कौन पार्टी कहां पर किस मुद्दों पर लीड करती हुई दिखती है, क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। शुक्रिया, शुभकामनाएं।